तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। सीजी टेट 2000 पेपर फर्स्ट के मैथ्स के पेडागोजी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए और अपना कमेंट भी प्रदान करें। कुछ अगर करेक्शन की ज़रूरत हो तो वो भी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। प्रतीकात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है, तो ये सही है। गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का होना ही पर्याप्त है, सही नहीं है क्योंकि सीमित कर रहा है। किसी अवधारणा को परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है, ये भी गलत है। अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान में से किसी एक का विकास दूसरे के विकास में सहायक है, तो डी हमारा सही आंसर है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए और डी। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है। तो बैंकिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, तो ये मॉडल दिया गया है पाउलो फेरे के द्वारा। पाउलो फेरे जो है बैंकिंग मॉडल के जन्मदाता है, जिसमें रटने पर बल दिया जाता है। तो बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा की जाती है, सहपाठियों के साथ परस्पर सहयोग से काम करे, नहीं। सिखाई गई विधि से एक ही तरह के अनेक प्रश्न हल करे, ये भी नहीं। याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करे, तो ये हमारा सही आंसर होगा। बैंकिंग मॉडल में रटने पर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें जिस प्रकार हम बैंक में क्या करते हैं, पैसा जो है डालते रहते हैं और फिर एक बार पैसा को सबको निकाल लेते हैं। बैंकिंग मॉडल में भी स्टूडेंट से यही अपेक्षा की जाती है कि उसको जो है रटवाते जाते हैं और जब परीक्षा है तो एकाएक उस पूरे तथ्यों को वो एग्जाम में एक बार में लिख दे। तो बैंकिंग मॉडल पाउलो फेरे के द्वारा दिया गया है और यह याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, सुमेलित करना है। सूची 1, बैंकिंग मॉडल बैंकिंग मॉडल सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है, ये रचनावादी का है, तो बी का एक आ जाएगा। एक कथन जिसे प्रायः बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है उसको बोला जाता है पास्चुलेट से अभिग्रहित। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1। उसके बाद पढ़ी गई बातों को ठीक तरह दोहराना, ये होता है बैंकिंग मॉडल का। तो यहाँ आ जाएगा ए का 3, बी का 1 और प्रोग्रामिंग मॉडल में आ जाएगा निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम क्या क्या होगा, ए का हो रहा है बैंकिंग मॉडल का हो जाएगा 3, पढ़ी गई बातों को ठीक तरह से दोहराना, रचनावादी, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना, तो बी में आ जाएगा 1। प्रोग्रामिंग मॉडल में आ जाएगा एक कथन, ये प्रोग्रामिंग मॉडल में निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन किया जाता है, तो सी का आ जाएगा 4। और डी अभिगृहित का आ जाएगा एक कथन जिसे प्रायः बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है, उसी को पास्चुलेट्स या अभिग्रहित बोला जाता है, तो ये आएगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है। तो गणितीय सवालों को हल करने के लिए विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, तो एल्गोरिदम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, एल्गोरिदम। अगला प्रश्न क्या है, यदि ए अमूर्त अवधारणा को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को और एस विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हो, तो दर्शाइए कि गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं। तो जो गणितीय विचार होता है वो मूर्त से कैसे बढ़ते हैं, गणितीय विचार मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, तो ए से सी, तो ए से सी और किसी में नहीं दिया है। उसके बाद कैसे पढ़ते हैं, विशिष्ट से व्यापक की तरफ हम लोग जाते हैं, तो विशिष्ट से व्यापक बी से एस की ओर। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। गणितीय विचार में मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं और विशिष्ट से व्यापक की तरफ जो है जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, किन मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। तो बार बार का अभ्यास करना पड़ता है प्रोग्रामिंग और बैंकिंग मॉडल में, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, इस कथन के सत्य या व असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम होता है, तो इसको हम जांच सकते हैं अनुभाविक विधि से, तो इसका ए आंसर होगा। ठीक है, दो विषम संख्याओं का योग, मान लो दो विषम संख्या लिख लेते हैं ए और 3, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होता है, 4 होता है। तो यह एक कौन सा मेथड है, अनुभाविक मेथड है। आगमन विधि भी ये हो सकता है, अगर ऑप्शन में आगमन मेथड रहता तो वो भी सही होता, लेकिन आगमन मेथड नहीं है, तो अनुभाविक मेथड जो है यहाँ राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीके को कहते हैं, उस तरीके को बोला जाता है आगमनिक तर्क या इंडक्टिव लॉजिक। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर सामान्य नियम जो है बताया जाता है आगमन विधि में। ठीक है, तो आगमनिक तर्क में मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने का जो तरीका है उसको आगमनिक तर्क बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है इस बारे में सोचते हैं। तो यह एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह व्यापीकरण जनरलाइजेशन का उदाहरण है। ऑप्शन सी नंबर हमारा सही होगा। इसमें क्या है, व्यापीकरण या जनरलाइजेशन में किसी विशिष्ट स्थिति या नियम से हम लोग सामान्य स्थिति या सामान्य नियम की ओर चलते हैं। तो पहले एक सामान्य स्थिति, एक विशिष्ट स्थिति के बारे में बताया गया कि वर्ग के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री होता है। तो यह भी क्या है? एक चतुर्भुज ही है, वर्ग चतुर्भुज जैसा ही है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी कितना ही होगा? 360 डिग्री होगा। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसको जनरलाइजेशन हो गया है, व्यापीकरण हुआ है। इसका राइट आंसर होगा व्यापीकरण। ऑप्शन क्वेश्चन पर फिर अगला क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है? हाउ इज असेसमेंट व्यूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखते हैं? तो यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है। ये बिल्कुल सही है। यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या क्या गलत किया है। गलत केवल गलत को नहीं दर्शाता है, अच्छाई को भी दर्शाता है। यह केवल सीखने के प्रतिफल की जांच करता है। केवल आ गया तो ऐसे ही गलत हो गया। सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, डी सही है। और यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या क्या गलत किया है। तो यह एक नेगेटिव वर्ड है, केवल गलत चीज़ों को बता रहा है, दर्शाता है, ऐसा है ही नहीं। तो ए और डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ए और डी। अगला प्रश्न क्या है, एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता हो सकता है? बच्चा शिक्षण का अच्छा ग्रहण करता होता है। जो टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको यदि बच्चा अच्छे से ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह रचनावादी कक्षा है, तो ये गलत है। वह शिक्षक की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है। यह एक अच्छा स्टूडेंट की निशानी हो सकता है, लेकिन रचनावादी कक्षा का नहीं हो सकता। वह प्रश्न करने और अपने तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है। ये बिल्कुल ही सही है। बच्चे को अपना प्रश्न पूछने और तर्क रखने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, वही जो है रचनावादी कक्षा की विशेषता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए बच्चे को जो है प्रमोट किया जाता है रचनावादी कक्षा में। तो सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांततः किस क्रम में आगे बढ़ा जाना चाहिए? जब भी हम बच्चे को जोड़ की अवधारणा सिखाते हैं तो सबसे पहले हम उसे मूर्त रूप में कोई भौतिक वस्तु दिखाते हैं। मतलब मूर्त मतलब यहाँ हो गया ठोस, तो ये दोनों। उसके बाद उसका हम लोग क्या दिखाएंगे? चित्र दिखाएंगे। ठीक है, भौतिक वस्तु दिखाएंगे, फिर उसका हम चित्र दिखाएंगे। तो इसमें आया है चित्र। चित्र के बाद उस चित्र का हम प्रतीक दिखाएंगे, तो ये हो गया प्रतीक। और फिर बाद में संख्या का हम प्रतीक मतलब सिंबल दिखाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। पहले ठोस मूर्त रूप में चीज़ों को दिखाया जाता है, फिर उसका चित्र दिखाते हैं, फिर चित्र का प्रतीक दिखाया जाता है, और फिर संख्याओं का 1 2 3 या जोड़ घटाना कर रहे हैं तो प्लस माइनस इसका जो है सिंबल दिखाया जाता है। तो डी बिल्कुल ही सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती है। जब एक व्यक्ति गणितीय प्रश्नों का हल करता है तो क्या क्षमता उसका बढ़ता है? निश्चित रूप से सोचने की क्षमता बढ़ती है, बिल्कुल सही। एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, क्लियर रूप से वो सोचने की उसकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि होता है। पैटर्न और संबंधों को ढूंढने की क्षमता में वृद्धि होती है, बी भी सही है। तथ्यों को स्मृति में धारण करने की क्षमता बढ़ती है, ये जरूरी नहीं है। तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, इसमें भी वृद्धि होती है। तो ए बी और डी जो है राइट आंसर होगा। ए बी और डी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, असर्शन दिया है, कथन ए दिया है, पी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि क्यू उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तथा दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। कारण दिया है, रीज़न, क्यू को आसान काम दिया गया है, पी जो काम कर रहा है वही काम क्यू कर रहा है, तो उसको आसान काम कैसे हो गया? तो कारण गलत है। ठीक है, लेकिन ए सही है। अभी कथन ए सत्य है परंतु आर रीज़न असत्य है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अंडर रूट 0.0001000 क्वेश्चन मार्क है ना। तो इसको हम और क्या कर सकते हैं? देखो, जीरो के बाद मूल जो संख्या है उसके पहले आगे में जितनी भी जीरो रहती है उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 0.1000। वर्गमूल के अंदर 1000, तो मतलब कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। जब वर्गमूल से इसको बाहर निकालेंगे तो 2 संख्या के रूप में बाहर निकलेगा। मतलब दशमलव के बाद यहाँ 0 लगा लो। दशमलव के बाद कितना संख्या आना चाहिए? 2 संख्या, तो 0.01 इसका
इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब वर्गमूल हटाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो 0.1 तो कहाँ पर है 0.1? ये है 0.1, ये भी है 0.1, क्योंकि एक के बाद जो जीरो आ रहा है उसका कोई मतलब तो है नहीं, तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो सी भी सही है और 0.1 ये भी सही होगा, लेकिन 0.001 आ गया तो ये गलत है। तो बी, सी और डी तीनों ही सही हैं, बी, सी और डी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न है 4 भिन्न दिया, 3 सही 1/4, 2 सही 5/8, 4 सही 3/4 और 5 सही 7/4 का औसत सबको जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उसके साथ भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो पहले इसको सरल रूप में क्या लिख सकते हैं, 3 चौके, इसका गुणा इसके साथ इसको जोड़ना रहता है, तो 3 चौके 12 और 1 13, तो इसको लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूँ 13/4, जोड़ना पड़ेगा पहले तो प्लस करो, उसके बाद 8 दूनी 16 और 5 21, तो ये हो गया 21/8। वैसे ही इसको 4 चौके 16 और 3 19, तो 19/4, उसके बाद इसको 4 पंचे 20 27, 27/4। अभी योग कर रहे हैं ना, योग करेंगे तो 4 8 4 4, इसका एलसीएम हो जाएगा 8। अब इसको हल करेंगे तो 8 से इसको भाग देंगे, जो भाग फैलाएगा ऊपर वाले के साथ गुणा करने का है, तो 8 4 से 8 जो है 2 बार कटेगा तो आएगा 2, तो ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 26, प्लस 8 एकम 8 तो 21, प्लस 4 दूनी 8 तो 19 दूनी, ऊपर जाके 2 का गुणा होगा 38, प्लस इसमें भी 2 बचेगा तो ऊपर वाले के साथ गुणा होगा तो होगा 54/8। इसको जोड़ लो, 8 और 4 12, 13, 13 और 6 19 की 9 हासिल हुआ 1, तो हासिल को यहाँ जोड़ दो, 6 3 9 11 और 13 139/8। अब ये 4 संख्याएँ हैं तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का भाग करना पड़ेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये आगे चल के क्या हो जाएगा 139 बटे इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, ऊपर पलटेगा तो 1 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो ये ऐसे तो 139/32 जो है राइट आंसर होगा। अब 139/32 किस में आ रहा है देख लो, 9 दूनी ये 4, 4 दूनी 8 12 12 और ये 7 को जोड़ेंगे तो 139 नहीं आएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, 0.72 बराबर कितने परसेंट के? तो 0.72 का हमें कितना परसेंट हुआ ये निकालना है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 7 72 और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा दो। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 72, तो इसका डी जो है राइट आंसर होगा 72%। अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति ने 2 स्कूटी में से प्रत्येक को कितना 98,000 में बेचकर एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि उठाई, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? प्रश्न दिखने में लेंदी है लेकिन ट्रिक के माध्यम से ये बिल्कुल 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं 50 सेकंड में बन जाएगा। जब वस्तु को सेम विक्रय मूल्य में बेचा जाए और लाभ भी हो, जितना का लाभ हो रहा है उतना का ही हानि हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है। तो कर दो उसका स्क्वायर और बटा कर दो 100, तो 2 10 25 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225/100। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2.25। ये होगा, हमेशा ऐसे प्रश्नों में हानि ही होता है, ठीक है। तो 2.25% का हानि हुआ। एक और मेथड है, इस चीज़ को बनाते हैं कैसे, a + b ± a × b अपान 100, इसमें भी लगाते हैं, तो 15 धन 15 हानि हो रहा है तो माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा, और 15 × 15 अपान 100 होगा, तो ये 15 ये माइनस है ना, -15 ये माइनस कितना हो जाएगा 225/100, तो ये हो गया 15 माइनस फिर 15 माइनस, जब 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2.25, ये माइनस है तो प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 17.25। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2.25, माइनस का मतलब हानि हुआ। तो हानि ही होता है जब सेम विक्रय मूल्य में बेचा जाता है और लाभ और हानि का प्रतिशत सेम रहता है, तो सीधा उसका स्क्वायर करके बटे 100 करो, तो हानि का जो आंसर है वो आ जाता है, तो उसमें हानि हो रहा है 2.25% का, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। स्तंभ ए है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित करना है। पहला क्या दिया है, b घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करने में चाल, तो चाल क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यहाँ दूरी क्या दिया है, दूरी है 1 किलोमीटर और समय a और समय दिया है b,
तो चाल क्या होगा ए बटे बी। तो ए बटे बी कहाँ है, ये है ए बटे बी। तो एक का हो जाएगा डी। उसके बाद मीटर प्रति सेकंड, बी मीटर प्रति सेकंड। बी मीटर प्रति सेकंड को यहाँ किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी 18/5 के साथ गुणा कर देंगे तो वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 2 का हो जाएगा सी। उसके बाद समान दूरी ए किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर औसत चाल। जब समान दूरी को दो चाल में चला जाता है, दो चीज़ों के द्वारा चला जाता है समान दूरी को अलग अलग चाल से, तो उसका औसत कैसे निकालते हैं, 2ab अपान a प्लस बी है क्या यहाँ, तो ये दिया है तो 3 का हो जाएगा ए। उसके बाद बचा क्या, 4 और बी, तो ये अपने आप इसके साथ हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। ए का 4, ए का 4 और मतलब हुआ एक का हुआ डी, 2 का हुआ सी और 3 का हुआ ए और 4 का हुआ बी। ये राइट आंसर होगा।